हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लासेस में हमने जो पेटेंट का पढ़ रहे थे, हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए थे और आज हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं। ये चैप्टर 8 मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं ख़त्म कर दूँ ताकि हम लोग 9th में जल्दी चले जाएं। सो दिस इज ग्रांट ऑफ पेटेंट्स एंड राइट्स कन्फर्ड देयर बाय, यानी कि जिसको पेटेंट मिल गया हो उसको क्या क्या कैसे पेटेंट मिल जाता है और उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो 43 जो है दिस apparently contains almost 11 sections। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं ये ख़त्म कर दूं। लेट्स सी। तो ग्रांट्स ऑफ पेटेंट में वो कहता ये है कि अगर पूरे सही तरीके से किसी ने एप्लीकेशन डाला है और किसी कारण से वो रिफ्यूज नहीं हुआ है या फिर कंट्रोलर को कुछ उसमें कॉन्ट्रावीनिंग पॉइंट नहीं लग रहा है, यानी सेक्शन 3 या 4 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर कंट्रोलर उसको ग्रांट कर देगा उस पेटेंट को। जब वो ग्रांट करेगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि उसको वो पब्लिश करेगा। पब्लिश क्यों करेगा? ताकि पब्लिक जो है अगर उसको कुछ इंस्पेक्शन करनी हो, कुछ ऑब्जेक्शन हो, तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन वो पब्लिक कर सकती है। तो वो जो है उसको पब्लिश करेगा, प्री ग्रांट भी कर सकती है। ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। सेक्शन 44 इज अबाउट अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट ग्रांटेड टू डिसीज्ड एप्लीकेंट। मे बी जब कंट्रोलर जो है वो जब इसको अप्लाई करने के बाद जब उसको दे रहा है पेटेंट, और उस बीच में उसको समझ में आता है कि जिस पेटेंट जो एप्लीकेंट था, यानी जो पर्सन जिसने अप्लाई किया था, ही हैज डाइड बिफोर द पेटेंट इज ग्रांटेड, तो फिर वो, या फिर अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो सीज टू एग्जिस्ट, तो फिर कंट्रोलर जो है उसके पेटेंट में अमेंडमेंट कर सकता है और करके जो नया नाम, यानी कि जो नया पर्सन हो उसकी जगह पेटेंट होल्डर के लिए उसका नाम वो इंसर्ट कर सकता है। सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट डेट ऑफ पेटेंट। तो मैंने पहले भी ये बात आपको समझाई है कि जिस दिन पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं वो डेट मान लिया जाता है कि उस दिन से आपका पेटेंट हो गया। अगर आपका पेटेंट रजिस्टर हो जाता है इन द लॉन्ग रन, तो आपको कौन सा डेट मिलता है पेटेंट के रजिस्टर होने के लिए? जो डेट को आपने पेटेंट अप्लाई किया था, तो वो जो है वो डेट जो है वो रजिस्टर में चला जाता है आपके नाम से, अगर आप पेटेंट होल्डर हो रहे हैं तो उसके पहले अगर कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ होगा तो उसके लिए यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 46 टॉक्स अबाउट फॉर्म, एक्सटेंट एंड इफेक्ट ऑफ पेटेंट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरह से मैं ये बोलूंगी कि जिसको जिसको जो पेटेंट मिला है वो पेटेंट ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। और दूसरा कि एक इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट, क्लेम्स कई हो सकते हैं एक इन्वेंशन में, पर एक इन्वेंशन के लिए एक ही पेटेंट मिलता है। बट इन केस कंट्रोलर सेटिस्फाइड होता है इस बात से कि दो मिलने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो वो दे सकता है। सेक्शन 47 ग्रांट ऑफ पेटेंट टू बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। देखिए अब इसमें कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बोलूं तो इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि आपको सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें वो ये डेट बता दें, कोई सिचुएशन बता दें, तो उसके लिए ये जो 47 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कहता है कि कोई भी इन्वेंशन हुआ है ना, मतलब कि किसी फाइनल प्रोडक्ट हुआ इन्वेंशन और उसका आपने पेटेंट कराया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि या तो वो कहीं बाहर से मंगा ले, सपोज करो उसको जरूरत लग रही है, उसको ज्यादा की जरूरत है, आप उतना दे नहीं पा रहे, तो कहीं बाहर यानी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करा ले, या फिर गवर्नमेंट किसी को कह दे कि इसको आप बनाइए, या गवर्नमेंट खुद भी उसको बनाए क्योंकि उसको गवर्नमेंट को इसकी जरूरत है, तो वो कर सकती है, इसमें इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, ये इसी तरह से सेम अगर कहा जाए तो जैसे मैंने बताया है कि पेटेंट प्रोडक्ट के लिए भी मिलता है और प्रोसेस के लिए भी मिलता है, तो सेम चीज प्रोसेस पे भी अप्लाई होती है। तीसरा जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर उस पर्टिकुलर इन्वेंशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है,
या कुछ रिसर्च करना चाहता है या फिर अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहता है, उसको दिखा के समझा के, तो इट इज अलाउड, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट। चौथी चीज जो गवर्नमेंट को और राइट मिली हुई है इन रिलेशन टू मेडिसिन या फिर ड्रग, वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि उसको ये या तो मंगा कर भी या बनवा कर भी उसको मे बी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उसको बंटवाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कर सकती है, इसमें वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अभी आप जैसे कोविड सिचुएशन में इतने सारे वैक्सीन वगैरह आप देख रहे थे, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर में आती हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है। सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ पेटेंट। इसमें ऑब्वियस है कि एक पेटेंट जो हो चुका है उसमें आपको एक नेगेटिव राइट मिलता है, यानी कि क्या होता है, इसमें आप थर्ड पार्टी को मना कर सकते हैं कि आपका पेटेंट या तो प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो वो यूज ना कर सके, यानी कि वो बना नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता है, सेल के लिए ऑफर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, या फिर वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकता। बट इसके एक्सेप्शन आप जानते हैं कि सेक्शन 47 में इसके एक्सेप्शन है, तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए ये राइट पेटेंटी को अवेलेबल है। सेक्शन 49 अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन बेस्ड होने के लिए। इसमें मैं एक सिचुएशन बताऊंगी आपको कि सपोज कीजिए कोई शिप या एयरक्राफ्ट या वेसल फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया हुआ है और उसमें वो कुछ जो आपको में भी पेटेंटेड होगा और वो उसको उसी वेसल में यूज कर रहा है, या मे भी उसको खोलने के लिए कोई मान लो सिरिंज टाइप की चीज है, उस वेसल में कुछ खोलने के लिए, कुछ ऑपरेट करने के लिए उसको वो यूज करना पड़ रहा है, तो वो यूज कर सकता है। या फिर मान लीजिए उसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ टूट गया है, कुछ फूट गया है, उस एसेसरी की तरह उसको यूज कर रहा है, या कंस्ट्रक्शन के लिए या वर्किंग ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए वो यूज कर रहा है, ही और शी इज अलाउड टू डू दैट, उसको आप इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। बट यहाँ पर ये और पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कहते हैं कि ये उन्हीं फॉरेन कंट्री के वेसल्स और एयरक्राफ्ट को अलाउड है जो कि वो कंट्री भी सिमिलर टाइप के राइट्स हमारे वेसल और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले प्रोडक्ट को देती है, अदरवाइज इंडिया भी उनको ये फैसिलिटी नहीं देगी। राइट्स ऑफ को वर्कर्स, को ओनर्स ऑफ पेटेंट, सपोज कीजिए एक पेटेंट फाइलिंग में एक से ज्यादा लोगों ने फाइल किया, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को पेटेंट ग्रांट हुआ है, तो यहाँ पर अगर कुछ कॉन्ट्ररी में नहीं मेंशन हो कि इसमें से 4 क्लेम इनके हुए, 2 मेरे हुए, ऐसे करके, या फिर 60-40 में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर उनको इक्वल अनडिवाइडेड शेयर इन द पेटेंट मिलेगा, अगर कुछ अलग से कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो राइट्स हैं वो राइट्स जो है वो दोनों को बराबर मिलते हैं, ये नहीं है कि इनके बिना उनकी राइट अधूरी है, उनके बिना इनकी राइट अधूरी है, दोनों अपने या अपने एजेंट के बिहाफ पर वो पूरी राइट को यूज कर सकते हैं। बट थर्ड पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंटली ये कहता है कि अगर किसी को लाइसेंस करना है उस पर्टिकुलर राइट को, तो दूसरे की मर्जी के बिना वो नहीं कर सकता है। ये को पेटेंट ओनर की बात की जा रही है। चौथी पॉइंट वो ये बोलता है कि अगर ये एक से ज्यादा लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, यानी मोर देन वन प्रोप्राइटर गारंटी है, तो जो परचेजर किसी एक से खरीदा हो या सबसे खरीदा हो, तो उसको राइट उस तरह से मिलता है जैसे उसने किसी एक से खरीदा, मतलब किसी एक से खरीदा है कोई चीज, तो जैसा राइट उसको एक से मिलता है, यानी सब कुछ मिलता है, यानी कि सब कोई से उसको परमिशन लेनी है, उस तरह की चीज उसको राइट मिलती है। पांचवी पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर या तो ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। कहने का अर्थ ये है कि मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कहने का अर्थ ये है कि पेटेंट जो है वो एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना वो, तो उस प्रॉपर्टी को वही राइट्स है जो कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को होंगे, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को, एज पर द इंडियन लॉज, यानी कि प्रॉपर्टी लॉ जो है वो इस पर भी सिमिलर स्टाइल में अप्लाई होंगे, यानी कि ऑब्लिगेशंस ऑफ अ ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें एक और पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं मरता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरे लीगल एयर को जाएगी, उसी तरह से ये भी है, यानी कि जो लीगल एयर है, रिप्रेजेंटेटिव है उस डिसीज पर्सन के, उसको राइट्स सिमिलर स्टाइल में जाएगी। सिक्स पॉइंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई विल टेल यू, जैसे
असाइनीज होते थे। अगर असाइनी है, आप जानते हैं असाइनी क्या होता है, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन मैंने बताया है। तो ये जो असाइनी है ऑफ द पार्शियल इंटरेस्ट अगर किसी पेटेंट में क्रिएट हो जाता है तो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा राइट्स का, क्योंकि अगर वो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के पहले हुआ है, यानी 1970 के पहले हुआ है। सेक्शन 51 जो है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस टू कोवर्कर्स। यहाँ दो कंडीशंस जनरली फॉलो हो जाती हैं। मान लीजिए पहली पॉइंट में ये बता दूं कि अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कोई एप्लीकेशन डाला हुआ है with the application as to the sale or lease of the patent or any interest therein, the grant of licenses under the patent or the exercise of any right under section 50 जो भी हमने पढ़ा, in relation to that कंट्रोलर जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है। 51 का 2 जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी एक पेटेंट होल्डर को, है ना, को ओनर है, किसी एक पेटेंट होल्डर को किसी कारण से जो दूसरा पेटेंट होल्डर है कोई चीज नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर पेटेंट जो जिसको नहीं मिल रहा है वो अपनी पॉइंट को रखने के लिए कंट्रोलर के पास जाकर बोल सकता है कि उनको आप ये डायरेक्शन दे दीजिए। तो डायरेक्शन देंगे और विद इन 14 डेज उनको, अगर राइटिंग में मिली है तो विद इन 14 डेज उनको इस बात को कंप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट कहा गया है कि दोनों ही जो सेक्शन 1 और बी है, ए 1 और 2 है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, उसमें कंट्रोलर तब तक कुछ एक्शन नहीं लेगा जब तक कि दोनों पार्टी को, यानी कि जिस पार्टी को उसने अप्लाई करने के लिए बोला है, देने के लिए बोला है, वो उसको सुन ना ले, यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो ना कर ले। यहाँ अगेन इस बात को कह दिया गया है कि जो उनके राइट्स हैं या ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रस्टी है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पर्सन है, यानी जो मर गया है, उसके राइट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। Section 52, grant of patent to true and first inventor where it has been obtained by another in fraud of him. That means कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल वो कपल का दिया था, तो उस तरह का अगर सिचुएशन है तो प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसको अप्लाई करेंगे उसके लिए। और अगर एपिलेट बोर्ड पहले था या फिर कोर्ट, जैसे और कोर्ट लिख दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कोर्ट ही मानेंगे, एपिलेट बोर्ड को हम यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। तो वो अगर कुछ डिसीजन ले लेती है किसी के भी हक में, मान लीजिए जिसने किसी का राइट्स छीना था और अपने नाम पे करवा लिया था, और ये बात प्रूव हो जाती है कि हाँ इसने फ्रॉड से काम किया था, तो जो ओरिजिनल पर्सन है जिसके नाम पर ये पेटेंट होना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोलर जो है उसको अगर मान लीजिए होल पेटेंट उसके नाम पर होना चाहिए था, तो उसी डेट में सेम पेटेंट नंबर, सेम नंबर एंड सेम डेट उसको उसके नाम पर वो रजिस्टर में चढ़ाएगी। मान लीजिए एक पार्ट ही पेटेंट जो है इसको ग्रांट हुआ, दूसरा जिसने अप्लाई किया था उसको, तो फिर उसी तरह से वो अप्लाई करेगी न्यू पेटेंट फॉर सच पार्ट बियरिंग द सेम डेट एज द पेटेंट रिवोक्ड, provided that the controller may, as the condition of such grant, require the petitioner to file a new and complete specification to the satisfaction of the controller। यानी यहाँ पे may शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पे वो कंट्रोलर कह भी सकता है कि एक आप नया फाइल कीजिए। जनरली वो नया फाइल करने ही बोलते हैं, क्योंकि उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर इसके लिए डेडिकेटेड नंबर एंड ऑल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले कोई इन्फ्रिंजमेंट की बात हुई होगी तो उसके लिए यहाँ पर आप केस फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 53 इज अबाउट टर्म ऑफ पेटेंट। बहुत सिंपल है, 20 इयर्स के लिए मिलता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने फाइल किया था एप्लीकेशन, उसी दिन से 20 इयर्स के लिए आपको ये मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको पेटेंट मिलते मिलते 2.5-3 साल हो गए हैं, तो 3 साल पहले से होता है, यानी आपके हाथ में 17 इयर्स रहते हैं आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट टू यूज इट टू द मैक्सिमम। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पीसीटी एप्लीकेशन अगर हुआ, यानी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का एप्लीकेशन हुआ, तो जब पीसीटी एप्लीकेशन हुआ था वो डेट को हम लोग मान लेंगे कि उस दिन से पेटेंट मिला इनको। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट ये बात कहते हैं कि अगर आपने रिन्यूअल के लिए फीस नहीं डाला है, जो कि 3 इयर्स पीरियड के बाद होता है, तो फिर आपका वो अबैंडन मान लिया जाएगा, और एक बार ये हो गया तो आपको उसके बाद उसके अंडर में कोई राइट्स नहीं मिलते हैं, एज इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, सो वी स्टॉप ओवर हियर। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज पूछिए। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था
कि क्या वो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। आप मुझे मेल कर लीजिए या फिर आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे वो कमेंट भेज दीजिए अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो। अगर बहुत डिफिकल्ट रहा तो देन आई विल कांटेक्ट यू, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी क्लैरिफाइड थ्रू सम ऑफ द लाइंस और पॉइंट्स व्हिच आई कैन पॉइंट आउट। उसके अलावा अगर कुछ लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। यू कैन मेल मी इफ यू वांट, और यू कैन connect through LinkedIn or any other means. Okay, thank you.